इलेक्शन डीएनए की शुरुआत उस खबर के साथ जिसके बाद कहा जा सकता है कि कमेटियों के जरिए चुनाव को जीतने की रणनीति यहां पर कांग्रेस बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एआईसीसी ने कमेटियां घोषित यहां पर कर दी है। एआईसीसी ने राजस्थान में विभिन्न कमेटियां बना ली हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कमेटियों का गठन यहां पर कर दिया गया है। अब ये कमेटियां कौन कौन सी हैं और किस जरिए से काम करती हुई नजर आएंगी? सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी ये एआईसीसी ने बनाई और इसमें अविनाश पांडे कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन रहने वाले हैं। दरअसल ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है इसकी जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इसका काम बाकी कमेटियों के बीच में समन्वय स्थापित करना होता है। और इस कमेटी के अंदर 28 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पीसीसी चीफ हैं, वो भी इसका हिस्सा हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बदलाव यहां पर किया गया वो दरअसल सीपी जोशी की जगह महेश जोशी कमेटी के प्रमुख बनाए गए हैं। यानी कि जोशी को जोशी ने रिप्लेस यहां पर किया है। और उसकी एक बड़ी वजह जो है वो ये कि सीपी जोशी अब विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं और अब वो उसके अलावा किसी पद पर रह नहीं सकते, इसलिए ये जिम्मेदारी सीपी जोशी की जगह महेश जोशी को दे दी गई। कमेटी का प्रमुख उनको बना दिया गया। लेकिन इनके अलावा भी एक नाम जो यहां पर नहीं होगा और वो ये कि प्रचार प्रसार कमेटी में अब सीपी जोशी और जितेंद्र के नाम शामिल नहीं होंगे। अश्क अली टांक और जीआर खटाना कमेटी में शामिल यहां पर किए गए हैं। ये दरअसल इसके पीछे की भी एक अलग वजह, भंवर जितेंद्र को कई तरीके की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है, इसलिए उनको कमेटी में रखा नहीं गया। और सीपी जोशी का जिक्र हमने किया कि उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया और उसके अलावा वो किसी कमेटी के हिस्सा नहीं हो सकते, इसलिए उनको भी अलग रखा गया। लेकिन रिप्लेसमेंट यहां पर किस तरीके से की गई ये बेहद खास। अश्क अली टांक और जीआर खटाना कमेटी के अंदर शामिल किए गए हैं। लेकिन अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो एआईसीसी में घोषित कमेटियों से जुड़ी हुई है। इसको भी जरा देखिए किस तरीके से महत्वपूर्ण रणनीति के तहत कांग्रेस काम करती हुई नजर आएगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी चेयरमैन अविनाश पांडे बने हैं, जो जानकारी हमने आपको दी। इसके अलावा कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी रघु शर्मा के कंधों पर रहनी है, यानी कि किस तरीके से कैंपेनिंग की जानी है, कौन कौन से कैंपेन यहां पर फॉर्म होने जिसके जरिए कांग्रेस रणनीति के साथ आम जनता के बीच में पहुंच सके और कांग्रेस के लिए वोट बटोर सके। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पब्लिसिटी, इस कमेटी के चेयरमैन महेश जोशी को बनाया गया। पब्लिसिटी यानी कि प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी महेश जोशी के कंधे पर रहने वाली है। यह प्रचार प्रसार बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी और दूसरी तरफ बीजेपी की विफलताएं यहां पर गिनाई जाएगी। और जिस तरीके से मामला इस वक्त गरमा रहा है एयर स्ट्राइक को लेकर, इसको लेकर महेश जोशी की भूमिका बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि उसके इतर होकर कांग्रेस किस तरीके की पब्लिसिटी जनता के बीच में करती है, प्रचार प्रसार करती है, ये जिम्मेदारी अब महेश जोशी के कंधे पर रहने वाली है। इसके इतर मीडिया कमेटी के प्रमुख गोविंद डोटासरा को बनाया गया है। गोविंद डोटासरा की कमेटी के अंदर काफी चेंजेस यहां पर किए गए और कुछ पुराने चेहरों को भी यहां पर रखा गया, जिनमें अर्चना शर्मा एक बार फिर से इस मीडिया कमेटी का हिस्सा है और इसके अलावा भी बहुत से जो प्रवक्ता हैं उनको यहां पर जगह दी गई है। और एआईसीसी ने प्रवक्ताओं की सूची भी जारी यहां पर कर दी है। ये वो प्रवक्ता होंगे जो अब मीडिया के सामने कांग्रेस का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, यानी कि आधिकारिक तौर पर प्रवक्ताओं की लिस्ट जो है लोकसभा चुनाव के लिए वो कांग्रेस ने तैयार कर ली है। लेकिन कैंपेन कमेटी, ये अगली खबर, ये भी जरा देखिए, क्योंकि एआईसीसी ने कमेटियों की घोषणा जो किया उसमें कैंपेन कमेटी में सीपी जोशी, महादेव सिंह खंडेला और ममता नहीं रहने वाली हैं। यानी कि सीपी खंडेला और ममता कैंपेन कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। वजह क्या है इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि महादेव खंडेला ने कांग्रेस के बागी के रूप में चुनाव लड़ा था और इस वजह से कमेटी से, कैंपेन कमेटी से उनको बाहर रखा गया है। ममता शर्मा क्यों बाहर, यह भी जरा समझिए, क्योंकि ममता शर्मा बीजेपी में शामिल हो गई थी और इसलिए अब उनको इस कैंपेन कमेटी से वापस रखा गया है, बाहर रखा गया है। लेकिन किस किस ने जगह बनाई है यह भी जरा समझिए। प्रद्युम्न सिंह की जगह रोहित बोरा कमेटी में शामिल होंगे और सतवीर चौधरी, ये एक नया नाम, यंग नाम, युवा नाम, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी से एनएसयूआई के लिए राजनीति करते हैं सतवीर चौधरी, उनको इस कमेटी के अंदर नए चेहरे के तौर पर शामिल किया गया। लेकिन कैंपेन कमेटी में सतवीर चौधरी की भूमिका क्या कुछ रहने वाली है यह देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन एक और डिपार्टमेंट जो बेहद महत्वपूर्ण, और वो पब्लिसिटी और पब्लिकेशन कमेटी, ये जरा देखिए, ये भी हम आपको बता रहे हैं, अगली खबर है कि पब्लिसिटी और पब्लिकेशन कमेटी का भी गठन एआईसीसी की तरफ से किया गया है।
और जिस तरीके से हमने जिक्र किया था कि जोशी को जोशी के साथ रिप्लेस किया गया है, लेकिन क्या ये जोशी का रिप्लेसमेंट जोशी के जरिए होना पब्लिकेशन कमेटी में और ज्यादा जोश यहां पर भर पाएगा, कांग्रेस की रणनीति को यहां पर और ज्यादा जनता के बीच में पहुंचा पाएगा? यह महत्वपूर्ण, क्योंकि सीपी जोशी की जगह अब महेश जोशी प्रमुख यहां पर बन गए हैं। और पसरंडिया ने आपको पहले इस बारे में संकेत दे दिए थे कि विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद सीपी जोशी ये जिम्मेदारी संभालते नजर नहीं आएंगे, और ये संकेत हमने दिए थे कि सीपी जोशी अगर जिम्मेदारी नहीं संभालते हैं तो फिर इसमें कौन रहने वाला है, और वो नाम था महेश जोशी। लेकिन सीपी जोशी अकेले ऐसे नहीं जो इस कमेटी का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा भंवर जितेंद्र जो लवर्सी कांग्रेस के सांसद रहे, रक्षा राज्य मंत्री रहे, हाल ही में उन्होंने एक बयान भी दिया था कि कांग्रेस के टाइम में उनके रक्षा राज्य मंत्री रहने के दौरान 18 सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन कांग्रेस ने कभी उस सफलता को गिनाया नहीं। दरअसल ये तंज था बीजेपी के ऊपर, लेकिन वो इस पब्लिकेशन कमेटी का हिस्सा नहीं है। लेकिन कौन है? इसके अलावा भीमराज भाटी और समृद्धि शर्मा को भी इस कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, बाहर उनको कर दिया गया है, जबकि नाम हटे हैं, लेकिन कमेटी में जो सदस्य हैं उनकी संख्या को कांग्रेस ने यहां पर बढ़ाया। यानी कि कुछ नाम अगर हटे हैं तो उनकी कुछ बड़ी वजह, और उनकी जगह नए नामों को शामिल किया गया, और 33 की जगह 35 सदस्यों की ये कमेटी यहां पर बनाई गई है जो पब्लिकेशन का काम यहां पर करेगी। इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस ने जो कमेटियां घोषित की है उनमें मीडिया कोऑर्डिनेटर किसको बनाएगी, ये हमारी अगली खबर है। इसको जरा देखिए, आरसी चौधरी को मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके अलावा सुनील पारवानी सब कमेटी में शामिल किए गए हैं। पीसीसी के सचिव है सुनील पारवानी, और इसके अलावा जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं उसके मुताबिक आरसी चौधरी को मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। मीडिया के सामने वैसे भी लंबे एक टाइम से कांग्रेस का पक्ष रखते हुए आरसी चौधरी अलग अलग मीडिया संस्थानों में आपको नजर आते होंगे, और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो तथ्यों के साथ मीडिया के सामने आते हैं और एग्रेशन के साथ कांग्रेस का पक्ष वो रखते हैं। और शायद यही वजह कि मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी आरसी चौधरी को दी गई है। लेकिन कांग्रेस पूरी रणनीति बना रही है, अलग अलग कमेटियों का गठन कर दिया गया है। इन कमेटियों के गठन के साथ कुछ अलग को जिम्मेदारी यहां पर दी गई है, रिप्लेसमेंट यहां पर की गई है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि विधानसभा चुनाव के दौरान इन कमेटियों का बहुत ज्यादा रोल, या कहें कि एक्टिव मोड पर, जमीन पर ये बहुत ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाती नजर नहीं आई थी। तो क्या लोकसभा चुनाव में ये जो रिप्लेसमेंट यहां पर की गई है उसकी बड़ी वजह यही कि अब लोकसभा चुनाव में एक्टिव मोड के साथ ये कमेटियां काम करती नजर आए, ताकि कांग्रेस की सरकार विधानसभा में बनी। उसके बाद 25 मिशन को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी दरअसल इन्हीं कोऑर्डिनेशन कमेटियों पर रहनी है, इन्हीं सब कमेटियों पर रहनी है, और इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अगली खबर हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस से इतर बीजेपी की तरफ इशारा करती है, क्योंकि बीजेपी आलाकमान अंततः मैडम की तरफ लौट आया है। आलाकमान ने मान ली मैडम की अधिकांश मांगे, और आधे से ज्यादा टिकट अब बांटेंगी खुद मैडम यानी कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल को जिताने की जिम्मेदारी मैडम को सौंपी गई है। यानी कि अब इसको समझिए, एक तरफ जोधपुर, एक तरफ जयपुर ग्रामीण, और एक तरफ अर्जुन मेघवाल यानी कि बीकानेर। ये तीन जिम्मेदारियां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सौंपी गई है। कल मैडम और रामलाल के बीच एक लंबी मुलाकात हुई और उस दौरान ये फैसले लिए गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने भी मैडम के पक्ष में ही आलाकमान को रिपोर्ट दी है। मीडिया प्रदेश प्रभारी हैं प्रकाश जावड़ेकर। विधानसभा चुनाव के दौरान उनको ये प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई थी, वर्तमान में भी वही जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। और उनके मुताबिक अगर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आधे से ज्यादा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो हैं वो अगर आधे से ज्यादा टिकट यहां पर बांटती हैं तो फिर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता हुआ यहां पर दिखाई दे सकता है। दरअसल ये प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए कहा है। मैडम के बिना चुनाव जीतने की संभावना यहां पर ना के बराबर बताई गई है। फिलहाल नरेंद्र मोदी, अमित शाह का फोकस है दूसरे राज्यों पर, इसलिए एक बार फिर से आलाकमान ने टाल दिया मैडम से फेस ऑफ का इरादा। अब इन सारे फैसलों से खुश होकर जयपुर लौटेंगी मैडम, लेकिन आज भी राजस्थान बीजेपी के सामने एक अहम सवाल है, और वो सवाल यह है कि आखिर कौन लेगा गहलोत की लोकप्रियता और रणनीति से टक्कर। इन सब के बावजूद गहलोत पायलट अविनाश पांडे को है 16 से 17 सीटें जीतने की उम्मीद, यानी कि मिशन 25 दोनों पार्टियां बनाती हुई नजर जरूर आ रही हैं। लेकिन 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस एक लंबे वक्त से जीत हासिल नहीं कर पाई। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गढ़ को जरा समझिए, झालावाड़ 12 सीट,
यहां पर 8 बार से कांग्रेस जीती नहीं है, 8 बार। इसका मतलब ये कि बीते 40 सालों से वहां पर कांग्रेस जीत नहीं पाई है। वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह यहां से सांसद हैं। इसके अलावा भी कुछ सीटें ऐसी जहां पर 3 से 4 बार से कांग्रेस जीत नहीं पाई है, यानी कि 16 से 17 सीटें जो हैं वो दरअसल ऐसी सीटें कि पिछली बार वो हार गई, लेकिन उससे बीता जो चुनाव हुआ उस दौरान कांग्रेस वहां पर जीतती हुई नजर आई और उस पर किस तरीके से कांग्रेस अब फोकस करके 16 से 17 सीटों को जीतने की रणनीति बना रही है, ये महत्वपूर्ण। और दूसरी तरफ इस खबर को इस तरीके से समझिए कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर अभी भी बीजेपी आलाकमान जो भरोसा जताता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह की प्रदेश प्रभारी जो प्रकाश जावड़ेकर हैं उनका कहना है कि आधी सीटें जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हिसाब से बांटी जाए और उनमें 3 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। पहली, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यानी कि जयपुर ग्रामीण सीट पर जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। इसके अलावा बीकानेर यानी कि अर्जुन मेघवाल और जोधपुर गजेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर अपने आप में खास इसलिए क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री का गढ़ और उस सीट पर पूरे कांग्रेस का फोकस रहेगा और वहां पर अशोक गहलोत की रणनीति को मात देना ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कंधों पर आती नजर आएगी, यानी कि जोधपुर में लड़ाई पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच में हो सकती है। अगली खबर हम आपको बताते हैं, बीजेपी का मिशन लोकसभा किस तरीके से विस्तारकों की अग्नि परीक्षा लोकसभा चुनाव में नजर आने वाली है। ये अग्नि परीक्षा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान विस्तारकों की बहुत बड़ी भूमिका जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा था, वो भूमिका परिणाम में तब्दील नहीं हो पाई थी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विस्तारक तैनात कर दिए गए। लोकसभा चुनाव क्षेत्र का इनके पास जिम्मा रहने वाला है। ग्राउंड रिपोर्ट देने का इनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी और विधानसभा चुनाव में रिपोर्ट कारगर नहीं हो पाई थी, यानी कि रिपोर्ट जो दी गई वो परिणाम में बदल नहीं पाई। और अब 25 जो लोकसभा सीटों का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, मिशन 25, उसके लिए विधानसभा वार कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। विस्तारक दरअसल यहां पर बनाए गए, माफ कीजिएगा, यानी कि एक लोकसभा सीट पर 8 विस्तारक काम करते हुए नजर आएंगे जो विधानसभा वार रिपोर्ट तैयार करेंगे और ये बताएंगे कि किन मुद्दों को उठाया जा सकता है, किस तरीके से बीजेपी लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगली खबर जरा देखिए, क्योंकि वो इस खबर से जुड़ती हुई कांग्रेस में गारंटी फॉर्मूला, आपने अभी तक जीत का फॉर्मूला सुना होगा, जिताऊ टिकाऊ का फॉर्मूला सुना होगा, कांग्रेस में यह फॉर्मूला भी सुना होगा कि विधानसभा में जो जीते विधायक हैं वो शायद इस बार लड़ते नजर नहीं आएंगे। यह भी फॉर्मूला सुना होगा कि जो 2 बार लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं वो इस बार लड़ते नजर नहीं आएंगे। लेकिन अब यह कांग्रेस में गारंटी फॉर्मूला क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। जिताने की गारंटी लो और टिकट दिला दो। कांग्रेस आलाकमान कह सकता है और ऐसा कर रहा है कि राज्य के दिग्गज नेताओं को कहेगा कि गारंटी लो और उसके बाद अगर सिफारिश आप कर रहे हो तो जिताने की गारंटी उनसे पूछी जाएगी। चहेतों को टिकट दिलाने की होड़ से गरमाई सियासत। दरअसल कांग्रेस में अक्सर यह कहा जाता है कि अलग अलग गुट यहां पर काम करते हैं और कुछ नेताओं के कुछ पसंदीदा नेता हैं, उनके लिए लॉबिंग यहां पर होती हुई नजर आएगी। लेकिन अब ये जो फॉर्मूला यहां पर निकाला गया, गारंटी फॉर्मूला, वो थोड़ी सी परेशानी उन नेताओं के लिए खड़ी कर सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर कोई गारंटी लेकर किसी प्रत्याशी को अपने चहेतों को मैदान में उतारता है और अगर वो परिणाम उस फलस्वरूप नहीं होता जिस तरीके से टिकट दी जाती है, तो न सिर्फ प्रदेश की सियासत में कद नीचे हो जाएगा बल्कि केंद्र का जो भरोसा है वो भी गिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस गारंटी वाले फॉर्मूले के बीच कौन से बड़े नेता किन नेताओं पर दांव खेलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल इसके बाद सियासत गर्मा गई है, लॉबिंग और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि गारंटी का जिक्र जो किया जा रहा है, जो अपने चहेते नेता, उनके लिए लॉबिंग यहां पर होती हुई नजर आएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं राजनीतिक गलियारों में टॉप ट्रेंड कर रही एक ऐसी गपशप जिसने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में एयर स्ट्राइक के बाद माहौल को बदलने का जिक्र किया जा रहा है। जल्द हाजिर। और इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में टॉप ट्रेंड कर रही है एक गपशप यानी कि बातचीत जो चल रही है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गपशप है। एयर स्ट्राइक के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि देश के साथ अब राजस्थान में भी माहौल बदल गया है। अब तो वर्तमान सांसद भी अगर टिकट मिल गया तो जीत जाएंगे, और वो भी आसानी से। ऐसे में अब तो बीजेपी में टिकट के भी दावेदारों की संख्या में इजाफा हो गया है। हालांकि कुछ राजनीतिक पंडितों का आकलन बिल्कुल अलग है।
वो कह रहे हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत के सियासी चक्रव्यूह को भेदना आसान नहीं है। अब इस खबर का विश्लेषण जरा समझिए। 10 दिन पहले बीजेपी के अंदर जो मंथन चल रहा था वो ये कह रहा था कि वर्तमान 7 से 8 सांसद ऐसे जिनके टिकट यहां पर काटे जा सकते हैं। दरअसल अलग अलग सर्वे बीजेपी की तरफ से कराने की बात यहां पर की गई, जिक्र यहां पर किया गया था। उस दौरान यह कहा गया था कि 7 से 8 सांसद ऐसे जिनको 25 में से रिप्लेस किया जा सकता है, यानी कि 30% सांसद दोबारा चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब एयर स्ट्राइक के बाद ये कहा जा रहा है कि उनको भी आप लड़ा दीजिए, वो भी जीत जाएंगे, क्योंकि अब माहौल सांसद को देखकर नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति को देखकर हो रहा है। और यह माहौल मोदी सरकार को लेकर बन रहा है, ना कि सांसदों को लेकर। अब जरा इसको अलग तरीके से रखकर समझिए। प्रदेश में गहलोत सरकार, गहलोत जिनको कांग्रेस में चाणक्य की भूमिका में कहा जाता है, और जब गहलोत कोई चक्रव्यूह बनाते हैं तो उसको भेदना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो क्या पूरे देश को एक तरफ रख दिया जाए और राजस्थान की राजनीति को एक तरफ रख दिया जाए और ये कहा जाए कि जो पूरा माहौल पूरे देश में बना हुआ है उसको राजस्थान में अशोक गहलोत एक सियासी चक्रव्यूह के जरिए भेदने की कोशिश यहां पर करेंगे, और वो जो अभेद चक्रव्यूह गहलोत यहां पर बनाते नजर आएंगे, मुख्यमंत्री गहलोत जो बनाते नजर आएंगे, उसको बीजेपी के लिए भेदना मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये, टिकट कटेंगे या नहीं टिकटेंगे, इसमें आरएसएस की भूमिका क्या रहेगी, ये भी बेहद महत्वपूर्ण। अगली खबर हम आपको दिखाते हैं, उसको इसके साथ जरा जोड़कर देखेंगे तो थोड़ा सा राजनीतिक तौर पर आपको मजा आएगा, क्योंकि दिल्ली के मंथन पर कांग्रेस के टिकट के दावेदारों की टकटकी लगी हुई है। आज केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में प्रस्तावित थी। ऐसे में कांग्रेस के दावेदारों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया। येन केन प्राकरण टिकट पाने के लिए दावेदार लॉबिंग कर रहे हैं, यानी कि साम दाम दंड और भेद, जो रणनीति लगे लग जाए, बस टिकट मिल जाए, इसके लिए लॉबिंग यहां पर की जा रही है। इसमें बेशक जनप्रतिनिधि हो या कार्यकर्ता हो, सभी चाह रहे हैं कि पैनलों की टोह ले ली जाए। टोह का मतलब ये कि उनके दिल की बात को समझ लिया जाए कि भैया किस सीट से किसको टिकट दिया जा रहा है, जरा इसका टोह लग जाए, इसकी भनक लग जाए, तो उस हिसाब से लॉबिंग शुरू कर दी जाए। ऐसे में जयपुर से दिल्ली तक इन दिनों सियासी ट्रैफिक बढ़ गई है। सियासी ट्रैफिक दरअसल सड़कों पर नहीं, सियासत तौर पर होती है, और ये बैटिंग बहुत अलग तरीके की होती है, जिसके लिए लॉबिंग यहां पर हो गई है। अब एक तरफ तो वो लोग, वो नेता जो टिकट की दौड़ में है, और दूसरी तरफ कांग्रेस में वो नेता भी हैं जो वर्तमान विधायक हैं, वर्तमान मंत्री हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, प्रदेश में दिल नहीं लग रहा है, केंद्र की राजनीति करनी है। और यही अगली खबर है। मंत्री हरीश चौधरी की लॉबिंग तेज हो गई है। बाड़मेर से टिकट चाहते हैं हरीश चौधरी, और हरीश चौधरी ने कल 2 अहम मुलाकात की है, और यहीं से राजनीतिक समीकरण निकलने शुरू हो गए, क्योंकि कल शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले और रात 11 बजे वो उप मुख्यमंत्री के निवास पर पहुंच गए। पायलट से लंबी चर्चा हरीश चौधरी ने की, और चौधरी का राजस्थान में मन नहीं लग रहा, ऐसी खबरें आ रही हैं। वो केंद्र की राजनीति यहां पर करना चाहते हैं, लेकिन बाड़मेर में हरीश चौधरी का आना वहां की सियासत को गरमाने के लिए काफी होगा, क्योंकि बाड़मेर सीट को जरा समझिए। बाड़मेर सीट से एक तरफ मानवेंद्र सिंह, जो कांग्रेस के कहने पर झालरापाटन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विपरीत लड़ने के लिए पहुंचे और वहां पर हार गए। अब वो ऐसी उम्मीद लगाए बैठे, बयान भी वो दे चुके हैं कि अगर कांग्रेस उनको बाड़मेर सीट से चुनावी मैदान में उतारती है तो फिर वो लड़ने के लिए तैयार, और वहां पर उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। तो क्या बाड़मेर सीट कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर देगी, क्योंकि एक तरफ हरीश चौधरी जिनके लिए लॉबिंग वहां पर हो रही है, और वो कह रहे हैं राजस्थान से निकलकर अब जरा देश की राजधानी में सियासत की जाए, और दूसरी तरफ वो मानवेंद्र जो स्वाभिमान की जंग में आगे बढ़ते हुए पूर्व मुख्यमंत्री से हार गए, तो क्या जीत के लिए बाड़मेर से वहां पर उतारा जाएगा, ये जरा छोड़िए, राजनेताओं से हटते हैं, जरा प्रशासनिक अधिकारियों का जिक्र करते हैं, क्योंकि वो भी राजनीति के अखाड़े में दो हाथ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दरअसल जयपुर कलेक्टर का चुनाव लड़ना क्या वाकई में तय है, ये सवाल खड़ा हो रहा है, और ये सवाल इसलिए क्योंकि जगरूप यादव ने कल 2 अहम मुलाकात की। पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले जगरूप, और रात 10 बजे के बाद वो सचिन पायलट यानी कि उप मुख्यमंत्री के पास पहुंच गए। जालूपुरा में पायलट के निवास पर जगरूप मिलने पहुंचे, और जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस के दावेदार हैं जगरूप, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि अगर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया जाता है तो फिर जगरूप यादव वहां से मैदान में कांग्रेस की तरफ से होने वाले हैं, और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को क्योंकि जयपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है, तो वो भी यहां पर मोर्चा संभालती हुई नजर आएंगे। लेकिन क्या टिकट मिलेगा,
ये बड़ा सवाल है। बीजेपी का जिक्र कर लेते हैं अगली खबर का। सोशल दौड़ शुरू हो चुकी है, यानी कि सियासत में जमीन पर या नेताओं के साथ ही नहीं, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वहां पर भी दावेदारी जताई जा रही है। अजमेर के एक नेता सोशल मीडिया पर छाए हुए और ये नेता है बीपी सारस्वत। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को देखने को मिल रहा है सारस्वत का नया रूप। अब जरा यहां पर एक इतिहास को जरा समझने की कोशिश कीजिए, इतिहास के आईने में जरा चाहिए। एक अलग रूप सारस्वत का उस दौर में भी दिखाई दिया था जब प्रवीण तोगड़िया अजमेर के अंदर एक रैली करने के लिए पहुंचे और उस दौरान बीपी सारस्वत ने त्रिशूल बांटे थे और उस दौरान यह कहा जा रहा था कि मिनी तोगड़िया है सारस्वत। उसके बाद बीजेपी में काफी हद तक जिम्मेदारी वो संभालते नजर आए। वर्तमान जिम्मेदारी का भी जिक्र कर लीजिए। अजमेर देहात बीजेपी के अध्यक्ष हैं सारस्वत। अब वो इस दौड़ में लगे हुए हैं कि यहां से टिकट अगर उनको मिल जाए तो ये एक पायदान ऊपर उठ जाए। हिंदुत्व के तौर पर उनकी पहचान भी यहां पर रहती है, लेकिन पहचान बनाने के अलग अलग तरीके भी यहां पर निकाले जा रहे हैं। एक अनोखा तरीका हम आपको बता रहे हैं, अगली खबर दिखाते हैं। वैवाहिक कार्ड पर चुनाव का असर दिखाई दे रहा है। बीजेपी के एक नेता ने शादी के कार्ड यहां पर बनवाए। छोटे भाई की शादी थी और कार्ड को चुनावी छाया बना दिया गया। कार्ड पर लिखा पीएम मोदी अगेन 2019। इन बीजेपी नेता का ताल्लुक चौमू से है। आप बेहतर तरीके से जानते हैं हम किसका जिक्र यहां पर कर रहे हैं, लेकिन अब शादी के इनविटेशन के साथ साथ वोट का इनविटेशन, पार्टी का इनविटेशन भी दिया जा रहा है कि भैया इसे समझ लीजिए कि आगे हमें क्या कुछ चाहिए। जयपुर मेयर भी सक्रिय नजर आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव की दौड़ में वो भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए सियासी बिछात किस तरीके से बिछनी है ये देखना दिलचस्प होगा। इलेक्शन इंडिया में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ और हर दिन आप हमारे साथ इस प्रोग्राम के साथ जुड़िए ताकि आपको हम ये समझा पाएं कि प्रदेश की सियासत में जो कुछ